हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हालचाल है। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और लेक्चर्स के मजे ले रहे होंगे। तो स्वागत है सभी बच्चों का स्पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आपके सभी चैप्टर्स, सभी टॉपिक और सभी टॉपिक के हर एक एक चैप्टर आपको यूट्यूब के माध्यम से फ्री ऑफ रिकॉर्डिंग इसकी मिल रही है और आप सभी इसको बहुत ही आराम से, बेहतरीन तरीके से, भारत के बहुत अच्छे से अच्छे टीचर के माध्यम से आप यहां पर इसको पढ़ पा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपके हर एक एक सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। मैं बेटा आपका ट्यूटर, आपका शिक्षक, आपका दोस्त, आपका मेंटर मोहित यादव, आप सभी को पता है कि मैं आपको पढ़ाता हूं जीव विज्ञान। ठीक है, तो चलिए जीव विज्ञान में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो बेटा जीव विज्ञान में हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं एक पहले चैप्टर के सबसे आखिरी टॉपिक का। आपका तो सर ये कौन सी पहली है? बेटा पहला चैप्टर आपका पता है, आपको पहला चैप्टर आपका क्या है 9th क्लास में? पहला चैप्टर है जीवन की मौलिक इकाई। और इस जीवन की मौलिक इकाई में जो कि क्या है, कोशिका है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स को हम लोगों को पढ़ना था। आज हम लोगों को जिस टॉपिक को पढ़ना है वो है बेटा कोशिका विभाजन। वो कौन सा टॉपिक है बेटा? वो है कोशिका विभाजन है। तो आज हम लोगों को अध्ययन करना है कोशिका विभाजन के बारे में। और मैं आपको यह बता दूं और यह सुनते हुए आपको बहुत ही खुशी महसूस होगी कि यह बेटा आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, अच्छा, तो इसके पहले हम लोगों ने कौन कौन सी चीजें पढ़ी हैं जरा ये भी जान लेते हैं। इसके पहले बेटा हम लोगों ने पढ़ा था कोशिका के बारे में, किस तरह से कोशिका को हम लोग जीवन की इकाई, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो और इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? इसके बाद हम लोगों ने देखा कि एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं, बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं, दोनों में क्या अंतर होते हैं। बहुकोशिकीय अगर हम लोग बात करेंगे तो वहां पर पादप कोशिका और जंतु कोशिका का अध्ययन करेंगे। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है उस चीज को भी हम लोगों ने समझा था, वो भी चित्र के माध्यम से। ठीक, इसके बाद हम लोगों ने समझा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम लोग कहते हैं केंद्रक के बारे में। अच्छा, केंद्रक के पहले हम लोगों ने यह भी देखा था कि किस किस वैज्ञानिक ने कौन कौन सी कोशिका का खोज किया है। अब कौन कौन सी कोशिका का मतलब क्या है कि बेटा ये जो कोशिका हम लोग पढ़ रहे हैं या जिसको हम लोग समझ रहे हैं उसको सीधे ही नहीं खोज लिया गया। सबसे पहले मृत कोशिका को खोजा गया, मृत के बाद फिर सजीव कोशिका को खोजा गया। तो उसका अध्ययन किसने किया? जीव द्रव्य का अध्ययन किसने किया? ठीक है, कोशिका सिद्धांत के बारे में किसने बताया? फिर कोशिका सिद्धांत को मॉडिफाई किसने किया? तो ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने वहां पर पढ़ी। फिर हम लोगों ने केंद्रक के बारे में पढ़ा जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का। हालांकि इसके अलावा और भी टॉपिक बहुत से महत्वपूर्ण हैं, लेकिन केंद्रक अपने महत्वपूर्ण इसलिए ज्यादा रखता है अपने लिए क्योंकि वो उसमें डीएनए पाया जाता है। ठीक है, और दूसरी बात, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर भी केंद्रक के माध्यम से ही स्पष्ट करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम लोग इस पर विशेष ध्यान देंगे। इसके अलावा हम लोगों ने बहुत सारे कोशिकाओं को पढ़ा, चाहे वो अंतःप्रदेवी जालिका हो या फिर वो गोल्जी बॉडी हो, लाइसोसोम हो, ठीक है, या फिर वो सूत्रकणिका हो, माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर वो प्लास्टिड हो मतलब कि लवक। और लवक में हम लोगों ने हरित लवक के बारे में समझा, मतलब क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ा। ठीक है, और वहां पे हम लोगों ने क्लोरोफिल नामक पिगमेंट को भी देखा था, क्लोरोफिल नामक वर्णक का भी अध्ययन किया था, जिसकी वजह से जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं वो हरे रंग की होती हैं। और हरे रंग के होने की वजह से इसमें एक बहुत ही खास बात होती है। और बहुत ही खास बात क्या होती है? बहुत ही खास बात यह होती है कि जो पौधे की हरी पत्तियां हैं वो अपना भोजन स्वयं बना लेती हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं आप सभी लोग बताएंगे? बताइए इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, इसको क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है ना, तो ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। हम लोगों ने डीएनए के बारे में विस्तृत अध्ययन किया, हम लोगों ने एटीपी के बारे में पढ़ा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो क्या करना है, जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको इसके पहले वाले सारे वीडियो देखने हैं क्या, क्योंकि आपको चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, तो लगभग 45 मिनट से लेकर के 1 घंटे के सारे टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने कवर किया है, तो आप उसको देख लेंगे। और चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक पढ़ना है कोशिका विभाजन, किस तरह से एक कोशिका का विभाजन होता है। ठीक है, यहां पर मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि कोशिका विभाजन का अपने लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान क्यों है। इसको हम लोग बेटा ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम लोगों ने शुरुआत में क्या पढ़ा था? सबसे पहले कौन से जीव आते हैं? तो सबसे पहले आते हैं एक कोशिकीय जीव। कौन से जीव आते हैं? एक कोशिकीय जीव आते हैं, है ना। और एक कोशिकीय जीव से क्या होता है? एक कोशिकीय जीव से
एक कोशिकीय जीव से ही बहुकोशिकीय जीव का निर्माण हुआ, है ना। एक कोशिकीय जीव से ही या जीवों से ही बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण हुआ। तो बेटा ये जो एक कोशिकीय जीव थे, एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय जीव मतलब बहुत सारे कोशिका वाले जीव कैसे बन गए, तो उसका पूरा का पूरा जो है दायित्व किस पे जाता है बेटा, कोशिका विभाजन पे जाता है। ठीक है, जो कोशिका है वो कोशिका विभाजित होती है। अब जैसे मान लो ये एक कोशिका है, ठीक है, ये कौन है, ये एक कोशिका है। अब ये कोशिका क्या कर रही है, अब ये कोशिका विभाजित हो रही है, और जब ये कोशिका विभाजित हो जाएगी तो क्या बना लेगी, तो यह इस तरह से दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाएगी। ठीक है, एक कोशिका से कितनी कोशिका बन गई बेटा, एक कोशिका से ही कितनी कोशिका बन गई, दो कोशिकाओं का निर्माण हो गया। और ठीक इसी तरह से फिर दो कोशिकाओं से चार कोशिकाओं का निर्माण होगा, और फिर 4 से 8, फिर 8 से 16, फिर 32, फिर 64, फिर 128, ऐसे करके बहुत सारी कोशिकाओं का विभाजन होता चला जाएगा। क्या होता चला जाएगा बेटा, क्या होता चला जाएगा, विभाजन होता चला जाएगा। और विभाजन होने के पश्चात ही क्या होगा कि वो एक कोशिकीय जो जीव है, ये एक कोशिकीय जीव बेटा बहुकोशिकीय जीव में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कोशिका विभाजन अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखता है। तो हम लोग देखेंगे, चलिए, कि ये जो इतनी महत्वपूर्ण चीज है, जो इतना महत्वपूर्ण योगदान रखता है, इसमें हम लोग किस किस तरह से चीजों को पढ़ेंगे। देखिए क्या है कोशिका विभाजन में, तो इसकी परिभाषा सर्वप्रथम क्या आ जाएगी कि बेटा जीवधारियों में वृद्धि के लिए, किसके लिए बेटा, किसके लिए, जीवधारियों में वृद्धि के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है कि जो भी जीवधारी हैं उनमें वृद्धि हो रही है। जैसे कि आपका आज जो शरीर का आकार है, क्या यही शरीर का आकार क्या आज से 10 साल पहले था, क्या 10 साल पहले आप इतने ही साइज के थे, है ना। अब आप एक विचार करो, आप सोचो कि 10 साल पहले आपका शरीर क्या रहा होगा, आप छोटे से होंगे, है ना, या 10 साल पहले 12 साल पहले आप छोटे होंगे, है ना। फिर आपको मम्मी भी नहीं मारती होगी, आप खेलने भी चले जाते होगे, दिन भर खेलते होगे, आपको लोग खिलाते भी होंगे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे साल बढ़ते गए, आपका जन्मदिन आता गया, आप उसको जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हो, ठीक है, आपको लगता है या मैं बड़ा हो गया, मैं बड़ा हो गया। तो वो बड़ा क्या हो रहा है, वो वृद्धि हो रही है आपके शरीर में, क्या हो रही है बेटा, वृद्धि हो रही है। और यह वृद्धि क्यों हो रही है, तो यह वृद्धि हो रही है बेटा किसकी वजह से, कोशिका विभाजन की वजह से। आपका शरीर किससे बना है, कोशिका से बना है। इसीलिए कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। ठीक है, तो आपका शरीर कोशिका से बना है, जब उस कोशिका में क्या होगा, विभाजन होगा, तो आपके शरीर में क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक, तो जीवधारियों में वृद्धि हेतु क्या होता है, नई कोशिकाएं बनती हैं, और यह नई कोशिकाएं बनने की प्रक्रिया, नई कोशिकाओं के बनने की जो प्रक्रिया है, उसी को क्या कहते हैं बेटा, उसी को कोशिका विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन कहते हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये जो कोशिका विभाजन है, ये कितने प्रकार का होता है। क्या कोशिका विभाजन एक ही तरह से होता है, तो नहीं, कोशिका विभाजन एक तरह से नहीं होता है। कोशिका विभाजन के जब हम प्रकार की बात करेंगे, तो हम यहां पर देखेंगे कि कोशिका विभाजन बेटा 2 प्रकार से होता है। पहला होता है समसूत्री कोशिका विभाजन, समसूत्री कोशिका विभाजन, और दूसरा है बेटा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। ठीक है, तो ये दोनों ही कोशिका विभाजन में क्या अंतर है, तो नाम से ही हम आपको यहां पर क्लियर कर देंगे कि एक का नाम है समसूत्री और दूसरे का नाम है अर्धसूत्री। ठीक है, तो बेटा समसूत्री में वर्ड आ रहा है सम, सम का मतलब होता है समान, सम का मतलब क्या है, समान।
तो ये समान क्या है ये समझना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि समसूत्री में जो वर्ड आ रहा है, यहां पर जो शब्द आ रहा है वो है समसूत्री। तो इसको हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि एक काम करते हैं, ये कोशिका विभाजन को हटा देते हैं। अब समसूत्री में जो शब्द आ रहा है उसको हम लोग, ओहो दोबारा लिखना पड़ेगा यार, कोई बात नहीं, इतना तो कर ही सकते हैं आपके लिए। एक हो गया समसूत्री, दूसरा अर्धसूत्री। तो अब ये समसूत्री में क्या चीज है, समसूत्री में देखो दो चीजें हो गई। एक वर्ड आ रहा है, शब्द आ रहा है जिसमें लिखा है सम। सम का मतलब है समान। सम का मतलब क्या है, समान। अब समान क्या, क्या यहां पर हम कोशिका की बात कर रहे हैं? नहीं, यहां पर हम बात कर रहे हैं गुणसूत्र की। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। गुणसूत्र के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में इसका अध्ययन भी किया था, और यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर समान किस चीज के समान होने की बात हो रही है, गुणसूत्र के समान होने की बात हो रही है। कोशिका के समान होने की बात नहीं करेंगे, कोशिका के तो विभाजन की बात कर रहे हैं, कोशिका विभाजन की बात कर रहे हैं। तो कोशिका विभाजित होगी, और अगर एक कोशिका, जैसे मान लो ये पेन है, अब इस पेन को अगर आप विभाजित करोगे तो सबसे, अभी ये एक पेन है ना, अभी अगर आप इसको तोड़ेंगे ऐसे 20 से तो कितने पेन हो जाएंगे? 2। कहो सर क्यों पेन तोड़ रहे हो, नुकसान कर रहे हो आप पीडब्ल्यू वालों का, है ना? तो नहीं भाई, हम तोड़ नहीं रहे, हम आपको बता रहे हैं। ये जो पेन है, इस पेन को अगर आप ऐसे तोड़ देंगे तो कम से कम इसके कितने टुकड़े हो सकते हैं? 2 टुकड़े हो सकते हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा डिपेंड करता है आप कितने शरारती हैं, इस पेन के कितने ज्यादा से ज्यादा टुकड़े कर सकते हैं, लेकिन कम से कम कितने टुकड़े होंगे? 2। ठीक इसी प्रकार से अगर कोई भी कोशिका अगर विभाजित होगी, मान लो ये एक कोशिका है, अगर आप इसको विभाजित करोगे तो एक से कितनी कोशिकाएं बननी है? 2 बननी है। कितनी बननी? कम से कम 2 कोशिकाएं तो बननी है। उसी प्रकार से कोशिका अगर विभाजन होगा तो एक कोशिका अगर विभाजित हो रही है तो कम से कम 2, और ज्यादा से ज्यादा कितनी बना सकते हैं? तो एक बार के विभाजन में ज्यादा से ज्यादा 4 बनेंगी, लेकिन वो समसूत्री में नहीं बनेंगी, वो अर्धसूत्री में बनेंगी। समझेंगे उसको आगे हम लोग, ये किस तरह से ये प्रक्रिया होती है। पहले हम लोग समझते हैं समसूत्री विभाजन, जिसमें शब्द आ रहा है सम। जिसमें शब्द क्या आ रहा है? ये सम। और यहां पर सम का मतलब क्या है बेटा? सम का मतलब है समान, लेकिन समान क्या? गुणसूत्र। गुणसूत्रों की संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि समसूत्री में अगर मान लो कोई कोशिका है और उस कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या है मान लो अगर 4, गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 4 है। तो जब इसमें कोशिका विभाजन होगा तो गुणसूत्रों की संख्या तो 4 ही रहेगी, गुणसूत्रों की संख्या तो 4 ही रहेगी, लेकिन कोशिका कितनी हो गई? तो 1 और ये 2, मतलब कोशिकाएं 2 हो जाएंगी, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या क्या रहेगी? समान रहेगी, ठीक है ना। जैसे इसको हम लोग एक उदाहरण से और समझ सकते हैं, क्या कि अगर कोई कोशिका है और उसमें केंद्रक है n, आपको अक्सर n और 2n करके मिलेगा, तो हम लोग यहां पर यही लेके चलते हैं कि उसमें कोशिका क्या है? n गुणसूत्र है उसमें। तो जब वो विभाजित होगी बेटा तो उसमें गुणसूत्र तो n ही होगा, लेकिन कोशिका कितनी हो गई? 2। यहां पर कोशिका 1 थी, यहां पर कोशिका 2 हो गई, लेकिन इसके अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या थी वो यहां पर भी n है और यहां पर भी क्या होगी बेटा? n + n रहेगी, मतलब संख्या 2 हो जाएगी, लेकिन उसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या उतनी ही रहेगी। मतलब कितनी? समान। समान मतलब पहले वाली कोशिका में जितनी संख्या थी उतनी ही बाद वाली कोशिका में, जो कोशिका विभाजन के बाद नई कोशिकाएं बन रही हैं, बाद में भी उतनी ही जो है गुणसूत्रों की संख्या रहेगी, लेकिन कोशिका कितनी हो जाएंगी? कोशिका 2 हो जाएंगी। तो जो समसूत्री विभाजन है इसमें गुणसूत्र क्या होंगे? समान होंगे। गुणसूत्र क्या होंगे? समान होंगे, लेकिन कोशिकाओं की संख्या दुगनी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? कोशिकाओं की संख्या दुगनी हो जाएगी, ठीक है। तो कोशिकाओं की संख्या दुगनी हो जाएगी, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या क्या रहेगी? वो समान रहेगी। किसमें बेटा? समसूत्री विभाजन में। लेकिन अगर हम बात करेंगे बेटा अर्धसूत्री विभाजन की, तो अर्धसूत्री में यहां पर देखो कौन सा शब्द आ रहा है? यहां पर आ रहा है अर्ध।
अर्ध का मतलब क्या हो गया बेटा? अर्ध का मतलब हो गया आधा। आधा का मतलब क्या? आधा हो गई बेटा क्या? गुणसूत्रों की संख्या। आधा क्या है? गुणसूत्रों की संख्या। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन में जो गुणसूत्रों की संख्या है वो आधी हो जाएगी। और गुणसूत्रों की संख्या तो बेटा आधी हो गई, लेकिन कोशिकाओं की संख्या यहां पर क्या परिवर्तन आएगा? जो कोशिकाओं की संख्या है, कोशिकाओं की संख्या में क्या परिवर्तन आएगा? तो कोशिकाएं बेटा 4 गुनी हो जाएंगी। 4 गुनी हो जाएंगी। ठीक है, देखो यहां पर आपको अंतर समझ में आ रहा होगा। अगर हम अंतर करें, अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि आखिर ये क्या चीज है। कोशिका विभाजन जो हमने आपको बताया कि जो कोशिका विभाजन के प्रकार हैं, तो वो 2 प्रकार के कोशिका विभाजन हो गए। कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के कोशिका विभाजन हो गए। पहला हो गया समसूत्री विभाजन, दूसरा हो गया अर्धसूत्री विभाजन। अब दोनों में अंतर क्या है? अभी हम लोग परिभाषा के माध्यम से समझ रहे थे, अब हम लोग दोनों का अंतर समझेंगे। तो समझिए अंतर क्या है। समसूत्री विभाजन का मतलब है, सम का मतलब हो गया समान, और समान क्या है? समान है गुणसूत्रों की संख्या। जबकि अर्धसूत्री विभाजन में वह शब्द आ रहा है अर्ध। अर्ध का मतलब है आधा। आधा क्या बेटा? गुणसूत्रों की संख्या। तो 2 कॉन्सेप्ट यहां पर लेके चलने हैं। पहला गुणसूत्रों की संख्या, दूसरा कोशिकाओं की संख्या। तो समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी? गुणसूत्रों की संख्या समान रहेगी, लेकिन कोशिकाओं की संख्या की जब हम बात करेंगे तो वो दुगनी हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से जब हम अर्धसूत्री विभाजन की बात करेंगे तो अर्धसूत्री विभाजन में भी 2 चीजें आ जाएंगी, एक गुणसूत्रों की संख्या, एक कोशिकाओं की संख्या। तो गुणसूत्रों की संख्या अर्ध मतलब आधा, मतलब गुणसूत्रों की संख्या बेटा क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी, आधी रह जाएगी। जबकि कोशिकाओं की संख्या में बेटा 4 गुना परिवर्तन आएगा। 4 गुने परिवर्तन का मतलब क्या है? 4 गुने परिवर्तन का मतलब यह है कि अर्धसूत्री विभाजन में अगर कोई एक कोशिका है, कितनी कोशिका है? एक कोशिका है, तो एक कोशिका विभाजित होकर के कितनी कोशिका बना रही है? 4। एक कोशिका विभाजित होकर के कितनी संख्या बना रही है? 4 बना रही है। जबकि समसूत्री विभाजन में हमने देखा था कि यहां पर जो एक कोशिका थी, एक कोशिका विभाजित होकर के कितनी कोशिका बना रही थी? 2 कोशिका बना रही थी। ये एक बेसिक सा अंतर है समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में। ठीक है, अगर हम लोग इसको और अच्छे से समझना चाहें तो हम लोग इसको यहां पर इस तरह से देख सकते हैं कि एक हो गया समसूत्री, ठीक है, यहां लिखते हैं, और एक हो गया अर्धसूत्री। ठीक, तो हमने आपको बताया कि चाहे हम समसूत्री पढ़ें और चाहे हम अर्धसूत्री पढ़ें, इसको हम लोग 2 कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं। कितने कॉन्सेप्ट में? 2। पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है? पहला कॉन्सेप्ट होता है बेटा गुणसूत्रों की संख्या। पहला कॉन्सेप्ट क्या है? गुणसूत्रों की संख्या। जबकि दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? दूसरा कोशिकाओं की संख्या। ये दोनों में बेसिक अंतर है। पहले हम लोग बेसिक अंतर देख लेते हैं, इसके बाद और डीपली समझेंगे इसको क्या चीज है। ठीक, तो चाहे समसूत्री विभाजन हो चाहे अर्धसूत्री विभाजन हो, दोनों को हम लोग 2 कॉन्सेप्ट में लेकर के पढ़ते हैं। ठीक है ना, दोनों को 2 कॉन्सेप्ट में लेकर के पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले हमने देखा कि समसूत्री विभाजन हो या अर्धसूत्री हो, 2 चीजें लेते हैं, गुणसूत्रों की संख्या, कोशिकाओं की संख्या। तो अगर हम बात करें समसूत्री विभाजन की, तो समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या क्या रहेगी? तो हमने आपको बताया यहां पर शब्द आ रहा है सम। सम का मतलब हो गया समान, तो समान रहेगी ना, गुणसूत्रों की संख्या समान रहेगी। मतलब पहली वाली कोशिका में अगर गुणसूत्रों की संख्या है 10, तो उससे बनने वाली जितनी भी कोशिकाएं होंगी सभी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी रहेगी? 10।
जबकि अर्धसूत्री विभाजन की बात करेंगे तो यहां पर आ रहा है अर्ध। अर्ध का मतलब हो गया आधा, मतलब ये जो गुणसूत्रों की संख्या है वो अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएंगी, आधी रह जाएंगी, आधी रह जाएंगी। मतलब अगर एक कोशिका में अगर मान लो गुणसूत्रों की संख्या, अगर मान लो बेटा गुणसूत्रों की संख्या है यहां पर 10, कितनी है 10 है, तो समसूत्री विभाजन होगा तो यहां पर गुणसूत्रों की संख्या भी कितनी हो रहेगी, 10 ही रहेगी। कितनी रहेगी, 10 रहेगी। लेकिन रुको एक सेकेंड, अगर गुणसूत्रों की संख्या, हमने आपको गुणसूत्र पढ़ाए थे ना, हमने आपको क्या बताया था कि मनुष्य में मतलब आपके अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो हमारे अंदर गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, ठीक है। तो अगर हमने माना हम मनुष्य को लेकर के चल रहे, ठीक है, अपने आप को लेकर चल रहे, और हमने माना कि गुणसूत्रों की संख्या बेटा कितनी है, 46 है। आपको याद है ना जब मैंने आपको डीएनए के बारे में पढ़ाया था तो मैंने उसमें आपको केंद्रक के बारे में भी जब बताया था तो वहां डीएनए भी पढ़ाया था और गुणसूत्रों की संख्या भी बताई थी कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, और अगर जोड़ी की बात करेंगे तो 23 जोड़ी होती है। तो यहां पर संख्या की बात कर रहे हैं तो 46 है। और जब इस गुणसूत्रों की संख्या में समसूत्री विभाजन होगा, कौन सा समसूत्री विभाजन होगा, तो उस गुणसूत्रों की संख्या समान रहेगी, मतलब कि यहां पर भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी रहेगी, 46 रहेगी। लेकिन अगर समसूत्री विभाजन ना होकर के कौन सा विभाजन होता है बेटा, अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो यहां पर गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी, आधी रह जाएगी, मतलब 46 का आधा। तो 46 का आधा मतलब 46/2, तो कितना आ गया बेटा 23, कितना आ गया 23। तो यहां पर गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया पहला कॉन्सेप्ट, ये हो गया पहला कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे की। तो दूसरा क्या था, दूसरा था कोशिकाओं की संख्या। दूसरा क्या है बेटा, यहां पर हो जाएगी 2, ठीक है। यहां पर कितनी संख्या है, यहां पर 1 है, मान लो ये 2n है और 2n कितनी है, यहां पर 1 है, तो यहां पर 2 संख्या हो जाएंगी। 2 संख्या का मतलब एक हो गई 2n और दूसरी हो गई 2n, ठीक है। जबकि जबकि अर्धसूत्री विभाजन की बात करेंगे तो यहां पर 1 से कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। और 1 से 4 कैसे हो जाएंगी, 1 से 4 कैसे हो जाएंगी कि यहां पर ये एक 2n है, तो 2n में जब विभाजन होगा तो यहां पर 2n 2n करके 2 बनेंगी। क्या हो रहा है, तो बेटा इस तरह से यहां पर जो है गुणसूत्रों की संख्या में क्या होगा, जो भी परिवर्तन होना होगा, चाहे समसूत्री विभाजन हो तो वहां पर समान गुणसूत्रों की संख्या रहेगी, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाएगी। जब हम कोशिकाओं की संख्या की बात करते हैं तो बेटा कोशिकाओं की संख्या यहां पर अगर हम देखें तो अगर मान लो यहां पर कोई कोशिका है वो 2n करके है, 2n करके कितनी कोशिका है, एक कोशिका है। तो जब समसूत्री विभाजन होगा तो यहां पर 2n की ही कोशिका होगी, लेकिन कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। यहां पर एक थी, यहां पर एक थी और यहां पर कितनी हो गई, 2 हो गई। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे ये 2n वाली कोशिका थी तो इसने विभाजन किया और विभाजन करके
विभाजन करके 2n वाली ही कितनी कोशिकाएं बना दी, 2 कोशिकाएं यहां पर बना दी। जबकि अर्धसूत्री विभाजन की अगर हम लोग बात करेंगे तो अर्धसूत्री विभाजन में ये जो 2n वाली कोशिका है, ये जो 2n वाली कोशिका है, इसमें क्या होगा, इसमें कोशिका विभाजन होगा। तो जब यहां पर 2 बार कोशिका विभाजित होगी, जो अर्धसूत्री विभाजन है यहां पर 2 बार कोशिका विभाजन होता है। एक को बोलते हैं अर्धसूत्री प्रथम और फिर बोलते हैं अर्धसूत्री द्वितीय। तो यहां पर 2 बार विभाजन होता है। जब पहली बार विभाजन होगा, जब पहली बार विभाजन होगा तो 2n से क्या बन जाएंगी, तो 2n से n और n करके 2 कोशिकाएं बनेंगी। और फिर इसी प्रकार से फिर दोबारा विभाजन होगा, और जब दोबारा विभाजन होगा तो यहां पर ये देखो n n n n वाली कितनी कोशिकाएं बन जाएंगी, 4 बन जाएंगी। मतलब कि समसूत्री विभाजन में यहां पर कितनी कोशिकाएं बन रही थी, यहां पर 2 कोशिकाएं बन रही थी। जबकि अर्धसूत्री विभाजन में बेटा कितनी कोशिकाएं बन रही हैं, यहां पर कोशिकाओं की संख्या कितनी हो रही है, 4 हो रही है। अगर हम गुणसूत्रों की बात करें, देखो यहां पर गुणसूत्र क्या है, 2n है। और समसूत्री विभाजन में बात करेंगे तो यहां पर भी गुणसूत्र क्या है, 2n और 2n। जबकि अर्धसूत्री विभाजन में सारे के सारे गुणसूत्र कैसे हैं, n है। मतलब क्या हो गए, आधे हो गए। क्या हो गए, गुणसूत्रों की संख्या आधी रह गई और कोशिकाओं की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4, मतलब 4 गुनी ज्यादा बढ़ गई। कैसी हो गई, 4 गुनी ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, देखो अभी हम लोग कोशिका विभाजन को पढ़ने से पहले एक टॉपिक यहां पर और समझेंगे, जिसका नाम है बेटा कोशिका चक्र। क्या नाम है इसका, कोशिका चक्र नाम है। कोशिका चक्र क्या है बेटा, ये जो कोशिका विभाजन हम लोग पढ़ने वाले हैं, इस कोशिका विभाजन में सीधे सीधे कोई कोशिका तुरंत विभाजित नहीं हो जाती है। इसकी एक पूरी साइकिल होती है, पूरा एक इसका चक्र होता है। ठीक है, जिसको हम लोग किस चक्र में बांटते हैं, जिसको हम लोग कई सारी प्रवस्थाओं में बांटते हैं। कितनी प्रवस्थाएं होती हैं बेटा, 4 प्रवस्थाएं होती हैं। कितनी प्रवस्थाएं होती हैं, तो 4 प्रवस्थाएं होती हैं। पहले को जीवन प्रावस्था कहते हैं, दूसरे को एस प्रावस्था कहते हैं, तीसरा G2 प्रावस्था है और चौथा M प्रावस्था है। क्या है ये बेटा, प्रावस्था। ठीक है, तो चाहे वो जीवन प्रावस्था हो या फिर वो एस प्रावस्था हो या फिर वो G2 प्रावस्था हो या फिर वो M प्रावस्था हो। तो यहां पर 4 तरह की प्रावस्थाएं आती हैं। ठीक है, और जो हम लोग एग्जैक्टली जो हम लोग कोशिका विभाजन पढ़ते हैं ना बेटा, वो हम लोग किसमें पढ़ते हैं, वो हम लोग M प्रावस्था में पढ़ते हैं। M प्रावस्था में ही हम लोग क्या पढ़ते हैं, कोशिका विभाजन पढ़ते हैं। जो हम लोग अभी कोशिका विभाजन की बात कर रहे थे, या वो समसूत्री विभाजन हो या फिर वो अर्धसूत्री विभाजन हो। ठीक है, चाहे वो समसूत्री विभाजन हो या अर्धसूत्री विभाजन हो, जो कोशिका विभाजन होता है वो किस अवस्था में ही होता है, वो बेटा M अवस्था में ही होता है। ठीक है, बाकी और जो प्रवस्थाओं में क्या होता है, तो जीवन प्रवस्था की अगर हम बात करें या फिर हम G2 प्रवस्था की बात करें, इन दोनों प्रवस्थाओं में जो कोशिका है वो अपने आप को तैयार करती है आगे की प्रक्रिया होने के लिए। जैसे कि जीवन प्रवस्था में कोशिका अपने आप को तैयार करेगी किस अवस्था के लिए, एस प्रावस्था के लिए। किस प्रावस्था के लिए तैयार करेगी बेटा, एस प्रावस्था के लिए तैयार करेगी। ठीक है, एस प्रावस्था में क्या होता है, एस प्रावस्था में जो कोशिका है वो संगुणित होती है। क्या होती है, संगुणित होती है। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब यह है कि जब हम लोगों ने केंद्रक के बारे में पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि केंद्रक के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है उसको केंद्रक द्रव्य कहते हैं। और उस केंद्रक द्रव्य में एक धागे के आकार की संरचना पाई जाती है जो बहुत लंबी होती है, उसको क्रोमेटिन कहते हैं। बताया था हमने आपको कि वह क्रोमेटिन धागा होता है। और वही क्रोमेटिन धागा कोशिका विभाजन के समय वह क्रोमेटिन धागा गुणसूत्र में परिवर्तित हो जाता है। तो जो क्रोमेटिन धागा है वह क्रोमेटिन गुणसूत्र में कब परिवर्तित होता है, वो परिवर्तित होता है एस प्रावस्था में। एस प्रावस्था में जो क्रोमेटिन धागा है वो संगुणित हो जाएगा। ठीक है, संगठित हो जाएगा। ठीक है, यहां पर संगठित भी लिख सकते हैं, यहां पर
संगठित भी लिख सकते हैं। संगठित होकर के क्या बनाएगा, वो गुणसूत्र बनाएगा, और फिर उस गुणसूत्र में क्या होगा, आगे चल करके विभाजन होगा, कोशिका का विभाजन होगा। तो जो कोशिका का विभाजन है वो किस अवस्था में होगा बेटा, वो एम प्रावस्था में होगा, है ना। कोशिका का विभाजन किस प्रावस्था में होगा, तो एम प्रावस्था में कोशिका का विभाजन होगा। ठीक है, तो एम प्रावस्था में कोशिका का विभाजन होगा, और फिर एम प्रावस्था में भी कोशिका का विभाजन किस तरह से होता है, यह भी कई चरणों में होता है, यह प्रक्रिया भी कई चरणों में होती है। ठीक है, चाहे फिर वो पूर्वावस्था हो या मध्यावस्था हो, ठीक है, या फिर इसके आने वाली और भी कई सारी अवस्थाएं हो, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इस तरह की जो 4 अवस्थाएं हैं, 4 उप अवस्थाओं में जो एम प्रावस्था है वो 4 उप अवस्थाओं में बढ़ती है, 1 2 3 4, इस तरह से करके 4 उप अवस्थाओं में बटेगी, और 4 उप अवस्थाओं में विभाजित होकर के फिर क्या होगा बेटा, कोशिका का विभाजन होगा। और ये जो चार उप अवस्थाएं होती हैं, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग जानते हैं यहां पर, या वो पूर्वावस्था हो, पूर्वावस्था, फिर आती है मध्यावस्था, ठीक, फिर आती है पश्चावस्था, और फिर आती है अंत्यावस्था। ठीक, तो इस तरह से 4 उप अवस्थाएं आती हैं, जो बेटा किसके अंदर आती हैं, जो एम प्रावस्था के अंदर आती हैं, जिसमें क्या होना है बेटा, जिसमें कोशिका का विभाजन होना है। तो यह कोशिका का जो विभाजन है यह इन 4 उप अवस्थाओं से होगा, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। ठीक है, प्रोफेज इसको कहते हैं, प्रोफेज, इसको मेटाफेज, इसको एनाफेज और इसको टीलोफेज। तो इस तरह से ये 4 प्रावस्थाओं में, 4 उप अवस्थाओं में जो कोशिका का विभाजन होगा, जो किसमें आता है, एम प्रावस्था में आता है। ठीक है, इसके अलावा और ये 3 और प्रावस्थाएं होती हैं, ये चारों के चारों G1, S, G2 और M, यह किसमें आ जाएगा बेटा, यह कोशिका चक्र में आता है। तो सबसे पहले क्या होगा, पहले कोशिका चक्र होगा जिसमें G1 फेज, G1 प्रावस्था, S प्रावस्था, G2 प्रावस्था और फिर M प्रावस्था आएगी। M प्रावस्था में कोशिका का संपूर्ण विभाजन होगा, जो कि 4 उप अवस्थाओं में विभाजित होगा, वो पूर्वावस्था, फिर मध्यावस्था, फिर पश्चावस्था और फिर अंत्यावस्था। इन चारों ही प्रावस्थाओं में, इन चारों ही उप अवस्थाओं में क्या होगा बेटा, इसमें पहले केंद्रक विभाजित का होगा और फिर उस केंद्रक विभाजन होने के बाद फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। तो यहां पर हमने आपको 2 और नई चीज बताई। पहला तो कोशिका विभाजन हो ही रहा है, लेकिन इस कोशिका विभाजन होने से पहले 2 चीजें और होंगी। क्या होगा, पहला होगा केंद्रक विभाजन। पहला क्या होगा, केंद्रक विभाजन होगा, और केंद्रक विभाजन होने के बाद फिर ये चारों की चारों, केंद्रक विभाजन होने के बाद फिर ये चारों उप अवस्थाएं होंगी। पहले केंद्रक विभाजन होगा, किसी भी कोशिका का जो केंद्रक है, किसी भी कोशिका का जो केंद्रक है वो केंद्रक विभाजित होगा। विभाजित होने के बाद इस एम प्रावस्था की ये चारों उप अवस्थाएं होंगी, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। और जब ये अंत्यावस्था हो जाएगी तो इसके बाद फिर उस कोशिका का जो कोशिका द्रव्य है, उस कोशिका का जो कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य का क्या होगा, विभाजन होगा। कोशिका द्रव्य का क्या होगा, विभाजन होगा। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि किसी भी कोशिका को विभाजित होने के लिए उसके पहले, सबसे पहले 2 विभाजन होते हैं। वो 2 विभाजन कौन से होते हैं बेटा, वो 2 विभाजन ये होते हैं, एक केंद्रक विभाजन होता है
और एक कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, किसी भी कोशिका का केंद्रक विभाजित होगा और उस केंद्रक के विभाजित होने के बाद फिर एम प्रावस्था की ये 4 उप अवस्थाएं होंगी, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। अब आप सोच रहे होंगे सर इन चारों उप अवस्थाओं में क्या होता है, बताएंगे, लेकिन अभी हम ये समझेंगे केंद्रक विभाजन होने के बाद ये चारों के चारों उप अवस्थाएं होंगी और जब ये अंत्यावस्था वाली, जब ये लास्ट वाली उप अवस्था कंप्लीट हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, फिर इसके बाद क्या होगा बेटा, फिर इसके बाद कोशिका द्रव्य विभाजन होगा और किसी भी कोशिका का जब कोशिका द्रव्य विभाजित होता है तो वह कोशिका अपनी संख्या में वृद्धि करती है। क्या होता है, अपनी संख्या में वृद्धि करती है। अगर वो एक कोशिका है तो 1 से 2 कोशिका बन जाएंगी, 2 कोशिकाएं हैं तो 2 से 4 कोशिकाएं बन जाएंगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये स्लाइड जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसका एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम ये चित्र। इस चित्र के माध्यम से क्या समझेंगे, इस चित्र के माध्यम से हम समझेंगे कि देखो बेटा यहां पर कितनी, ये सबसे पहले तो हम ये देखेंगे ये क्या है, तो ये एम प्रावस्था है। क्या है ये, एम प्रावस्था है। इस एम प्रावस्था में हमको कितनी स्टेज दिख रही है बेटा, ये दिख रही है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और फिर ये 4। और इसके बाद क्या हो रहा है, जो यह कोशिका है यह बेटा 2 आगे चल करके फिर 2 कोशिकाओं में विभाजित हो रही है। तो ये एक कोशिका, इस एक कोशिका के अंदर देखो यहां पर बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं और ये किस चीज में परिवर्तन हो रहे हैं बेटा, ये गुणसूत्र हैं, ये क्या है, ये गुणसूत्र हैं और इन गुणसूत्रों में क्या हो रहा है, इन गुणसूत्रों में परिवर्तन हो रहा है और जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, एक कोशिका आगे चल करके 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब ये किस किस उप अवस्थाओं की बात हो रही है, तो ये हम ये देखते हैं जो सबसे पहली वाली है इसको बेटा क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पूर्वावस्था। क्या कहते हैं इसको, पूर्वावस्था कहते हैं। दूसरे वाले को मध्यावस्था कहते हैं। फिर इसको पश्चावस्था और इसके बाद बेटा नंबर 4 पे आ जाएगी अंत्यावस्था। ठीक, तो ये देखो 4 उप अवस्थाएं हो गई, पूर्वावस्था, पहली पूर्वावस्था, फिर मध्यावस्था, फिर पश्चावस्था और फिर अंत्यावस्था। ठीक है, ये 4 उपावस्थाएं आ गई, ये चारों ही किसमें आती हैं बेटा, एम प्रावस्था में आती हैं। हम देख रहे हैं कि देखो इस जो पूर्वावस्था में क्या है, अच्छा आप लोगों ने कमेंट किया था पिछले जो मैंने लेक्चर दिए थे उसमें बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए थे कि सर आप चीजों को समझा देते हैं लेकिन हम नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स बनाने की बड़ी दिक्कत आ रही थी। ठीक है ना, तो मैंने आपसे बोला भी था कि आपको बेटा लेक्चर में जो भी दिक्कत आए आप प्लीज कमेंट करके हमको बताइए, हम अगले लेक्चर में उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर आप चीजों को समझा देते हैं, हमें चीजें समझ में आ जाती हैं, लेकिन एक समस्या आ रही है और वो समस्या क्या है कि आप उसको नोट्स कैसे बनाएं, किस तरह से आप उनको नोट कर पाएं। तो इसके लिए अब हम क्या कर रहे हैं, हर एक जो टॉपिक आपको पढ़ाएंगे उसमें लिखे हुए नोट्स आपको यहां पर देंगे। जो भी हम बोल रहे हैं वो सारी की सारी चीजें आगे की स्लाइडों में लिखी होंगी, तो आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं, उसका आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप उसके नोट्स भी बना सकते हैं। तो अब आगे आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे उसमें जो टॉपिक हम आपको समझा रहे हैं वो तो समझाएंगे, जैसे समझा रहे हैं वैसे समझाएंगे और उससे अच्छा समझाने का प्रयास करेंगे, वो भी समझाएंगे, वो भी कोशिश करेंगे। चित्र भी लेकर के आ रहे हैं तो इस चित्र का जो डायग्राम आपको अपनी कॉपी में बनाना है आप वो भी बनाएंगे। और जो नोट्स की समस्या आप लोगों को आ रही थी तो आगे से इसमें स्लाइड में नोट्स भी आगे लेकर के आए, लिखे हुए हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के लेकिन उसको अपनी कॉपी में लिखेंगे जरूर। ये नहीं सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लिया उसी से पढ़ लिए, नहीं। तो ठीक है, अब आपको नोट्स की कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेक्चर को आराम से सुनते रहिए, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। आप बाद में जो है नोट्स प्रॉपर लिखे हुए हैं आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के या आप उसको कॉपी में आराम से बाद में नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस एम प्रावस्था में इतनी अवस्थाएं थी, हमने देखा कि जो पूर्वावस्था, इस पूर्वावस्था में क्या है, ये जो केंद्रक है, ये केंद्रक है ना, एक
ये क्या हुआ है, यह केंद्रक बना है। अब यह केंद्रक तो कोशिका द्रव्य में आराम से टहल रहा है, आराम से घूम रहा है, लेकिन अभी क्या होगा, इसके अंदर केंद्रक के गुणसूत्र के अलावा ये क्या है बेटा, ये गुणसूत्र हैं। ये क्या है, ये गुणसूत्र हैं। तो ये गुणसूत्र के अलावा यहां पर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि अंतःप्रद्रवी जालिका, ठीक है, गोल्जी काय, सूत्र कणिका, बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, ठीक है। और यह गुणसूत्र किसके अंदर हैं, यह गुणसूत्र होते हैं बेटा केंद्रक झिल्ली के अंदर होते हैं। तो पूर्वावस्था में क्या होगा, पूर्वावस्था में जो केंद्रक झिल्ली है वो धीरे धीरे गायब होने लगेगी। गोल्जी काय और ये अंतःप्रद्रवी जालिका के अलावा जो और भी लाइसोसोम जैसे जो कोशिकांग हैं वो भी धीरे धीरे गायब होने लगेंगे। क्यों, जिससे कि आगे फिर गुणसूत्र में परिवर्तन हो सके और एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन सके। तो यह गुणसूत्र है जिसमें जो कोशिकांग हैं और जो केंद्रक झिल्ली है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, गायब होने लगेगी। ठीक, जब कोशिका पूर्वावस्था से आएंगे हम लोग मध्यावस्था में, जब मध्यावस्था में आएंगे तो हम देखेंगे कि ये जो गुणसूत्र हैं वो कहीं भी घूम रहे थे, लेकिन अब वो कहीं भी नहीं घूमेंगे, अब वो एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। देखो एक ये है और एक इसके ठीक सामने आ गया, ठीक, ये दोनों कहां आ जाएंगे, एक दूसरे के ठीक सामने आ जाएंगे। और ये क्या है, यह सेंट्रियोल है। क्या है, ये सेंट्रियोल है। और ये क्या है, ये तारक है। यह जो तारक हैं, यह तारक क्या होंगे, यह इस गुणसूत्र में जो गुणसूत्र बिंदु है, ये बेटा गुणसूत्र में ये बीच में जिसके माध्यम से ये क्रोमेटिड आपस में लगे होते हैं उसको क्या कहते हैं, गुणसूत्र बिंदु कहते हैं। तो यह जो तारक हैं, यह तारक क्या करेंगे बेटा, यह इस गुणसूत्र बिंदु से आकर के ये आकर के यहां पर चिपक जाएंगे और आगे आने वाली पश्चावस्था में यह तारक इसको अपनी ओर ऐसे खींचेंगे, अपनी ओर खींचने का प्रयास करेंगे। और जब ये इसको अपनी ओर खींचने का प्रयास करेंगे तो देखो एक गुणसूत्र ये आ गया और दूसरा गुणसूत्र बेटा ये नीचे हो गया। यहां पर ये दोनों गुणसूत्र एक जगह थे। देखो पूर्वावस्था में क्या था, पूर्वावस्था में जैसे मान लो ये गुणसूत्र है, ये यहां पर दो तीन लोग खड़े, सब यहां वहां टहल रहे हैं आराम से, है ना, सब आराम से, कोई यहां चल रहा है, कोई वहां चल रहा है, कोई कहीं मस्ती कर रहा है। ये कब हो रहा है, ये पूर्वावस्था में हो रहा है, ठीक है। लेकिन बाकी जो लोग हैं वो सब गायब हैं। जैसे ही मध्यावस्था आई, जैसे ही क्लास में टीचर आया, सारे के सारे बच्चे एक लाइन से खड़े हो गए, है ना। जब तक क्लास में कोई टीचर नहीं था तो सारे बच्चे यहां वहां घूम रहे थे। उसी प्रकार से इस गुणसूत्र में ये इस कोशिका में गुणसूत्र यहां वहां घूम रहे हैं, ठीक है, कोई कहीं टहल रहा है, कोई कहीं टहल रहा है। लेकिन जैसे ही क्लास में अध्यापक आ गए तो सारे बच्चे एक आराम से, एक इधर खड़ा, एक बगल में, एक बगल, बिल्कुल एकदम लाइन से खड़े हैं, ठीक है ना। यहां भी मेरा दोस्त है और यहां भी मेरा दोस्त है। यह कौन सी अवस्था है, यह मध्यावस्था है। कौन सी अवस्था है, यह मध्यावस्था। मतलब कि सारे के सारे बच्चे या सारे के सारे गुणसूत्र एकदम लाइन से आ गए, ठीक है। अभी फिर अध्यापक ने क्या कहा, अच्छा तुम सारे के सारे नालायक लोग सब एक ही साथ खड़े हो, रुको मैं तुम लोगों की दोस्ती अभी तोड़ता हूं। और उसने तुम्हारे बगल वाले दोस्त को, चलो तुम आगे आओ, तुम चलो, तुम पीछे जाओ। क्या किया, आपकी दोस्ती को तोड़ दिया, है ना, ठीक है। तुम्हारी सहेली उधर बैठेगी, तुम्हारी सहेली उधर, और सहेला एकदम सबसे पीछे, ठीक। तो ये कौन सी अवस्था हो गई, ये होगी पश्चावस्था। पश्चावस्था में क्या किया कि अध्यापक ने आकर के इन लोगों की दोस्ती को तोड़ दिया। ये गुणसूत्र बेचारा ऊपर चला गया और यह गुणसूत्र नीचे चला गया, ठीक है। और उसके बाद ये तो तोड़ ही दिया, इसके बाद बुलाया तुम्हारे मम्मी पापा को। अब बुलाने के बाद कहा कि आपका बच्चा हमेशा एकदम कहां बैठेगा, सबसे आगे। और दूसरे वाले के माँ बाप ने क्या कहा कि मेरा आपका बच्चा सबसे पीछे बैठेगा, बहुत शैतान है, उसको सबसे पीछे बैठा लो, ठीक है, या उसको सबसे आगे बैठा लो और जो पढ़ रहा है उसको सबसे पीछे बैठा लो। मतलब एकदम बिल्कुल अपोजिट कर दो। तो अंत्यावस्था में क्या हुआ, देखो कोशिका के अंदर एक यह कोशिका बन गई और एक यह कोशिका बन गई, ठीक है। अभी तक देखो एक ही कोशिका थी, लेकिन अब क्या हो गया, ये दो जो अलग अलग कोशिकाएं बन गई, ठीक है। ये कोशिका बन गई जिसमें एक गुणसूत्र अलग चला गया और दूसरे में यह गुणसूत्र अलग चला गया, ठीक। अब यह हो गई अंत्यावस्था। अब क्या होगा बेटा, अब अभी तक ये एक ही कोशिका थी, इसके अंदर ये दो कोशिकाओं का इस तरह से निर्माण हुआ है। अब ये जो बड़ी कोशिका है, यह जो बड़ी कोशिका है, इस बड़ी कोशिका के अंदर क्या भरा है बेटा, इसके अंदर भरा है कोशिका द्रव्य। क्या भरा है, कोशिका द्रव्य भरा है। यह कोशिका द्रव्य संघनित होगा कहां से, इधर बीच की दीवार से। इधर से ये अंदर की तरफ आएगा और इधर से ये अंदर की तरफ आएगा, और ये ऐसे अंदर की तरफ आकर के बीच में एक ऐसे सेल प्लेट का निर्माण करेंगे। और फिर बाद में कुछ समय बाद ये सेल प्लेट एकदम कैसी हो जाएगी, एकदम ऐसे मोटी सी हो जाएगी। और फिर बाद में ये वाली कोशिका अलग हो जाएगी
और ये वाली कोशिका बेटा अलग हो जाएगी। और एक कोशिका से कितनी कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा? 2 कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप फिर से बहुत अच्छे से समझ लेंगे, मैं दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। एम प्रावस्था की 4 उपावस्थाएं हैं, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। इन 4 उपावस्थाओं में क्या होता है बेटा, जो कोशिका है वो धीरे धीरे विभाजित होगी, और क्या, वो भी उसका केंद्रक विभाजित होगा। ठीक है, और उसके बाद इस अवस्था में देखो क्या हो रहा है, इस अवस्था में क्या हो रहा है, इसमें यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो है वो कोशिका द्रव विभाजित हो रहा है, और कोशिका द्रव विभाजित होगा तो परिणाम स्वरूप एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बन जाएंगी? 2 कोशिकाएं बन जाएंगी। लेकिन जब केंद्रक विभाजित हो रहा है तब क्या हो रहा है, तब पूर्वावस्था में क्या हो रहा था, तो मैंने आपको बताया कि क्लास के सभी बच्चे एक क्लास में यहां वहां खेल रहे हैं, है ना, कोई कहीं खेल रहा है, कोई कहीं खेल रहा है, सब खेल रहे हैं। लेकिन जैसे ही क्लास में टीचर आया, जैसे ही क्लासमेट अध्यापक आए, तो सारे के सारे बच्चे लाइन से खड़े हो गए। ठीक है ना, और एकदम कहां, इस लाइन से खड़े हो गए, और मेरे बगल में भी मेरा दोस्त है और इस तरफ भी कौन है, मेरा दोस्त है। ठीक है, ये पूरी की पूरी एक रो है, एक सीधी सी, और अगल बगल मेरे सारे दोस्त खड़े हैं। ठीक, तो ये कौन सी अवस्था हो गई बेटा? मध्यावस्था। ये भी देखो गुणसूत्र, और इसके बगल में भी ये क्या है, ये गुणसूत्र, और जितने भी गुणसूत्र होंगे सब एक लाइन में आ जाएंगे, मध्य में आ जाएंगे, एकदम सीधे में। ठीक, लेकिन अध्यापक कहेगा अच्छा तुम ही अपने आप को चालाक समझते हो, हम चालाक नहीं हैं, हम बेटा तुमसे भी ज्यादा होशियार हैं, और अब हम क्या करेंगे, अब हम तुम्हारी दोस्ती को तोड़ेंगे। ठीक, और तुम्हारे दोस्तों को अलग अलग करेंगे। तो अब जो मेरे बगल में दोस्त था उसको सबसे आगे कर दिया, जो मेरे दाईं तरफ दोस्त था उसको सबसे पीछे कर दिया, और हमको बीच में बैठा दिया, मेरी दोस्ती को तोड़ दिया। तो वही हुआ किसमें? पश्चावस्था में। पश्चावस्था में गुणसूत्रों की दोस्ती को तोड़ दिया गया, आधे गुणसूत्र ऊपर की तरफ चले गए, आधे गुणसूत्र ऊपर की तरफ चले गए, और आधे गुणसूत्र बेटा ये देखो ये कहां आ गए, ये नीचे की तरफ आ गए। ठीक, और अंत्यावस्था में इनको बांध दिया गया। अंत्यावस्था में इसको एक कोशिका के धीरे धीरे यहां पर केंद्रक झिल्ली का निर्माण होने लगा। क्या होने लगा? धीरे धीरे केंद्रक झिल्ली का निर्माण होने, अभी हुआ नहीं है, धीरे धीरे केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो रहा है। किसमें? अंत्यावस्था में। और अब क्या होगा यहां पर, अब इस अंत्यावस्था के बाद क्या होगा, जो कोशिका द्रव्य है, कौन है? कोशिका द्रव्य है। इस कोशिका द्रव्य में क्या होगा? विभाजन होगा। हमने आपको बताया था किसी भी कोशिका को विभाजित होने के लिए 2 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले केंद्रक विभाजित होता है, देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले केंद्रक विभाजित होगा, उसके बाद कोशिका द्रव्य विभाजित होगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या हुआ, केंद्रक विभाजित हुआ, जिसमें ये 4 अवस्थाएं आ गई। और अब बेटा क्या होगा, अब ये कोशिका द्रव्य विभाजित होगा, और परिणाम स्वरूप एक से कितनी कोशिकाएं बन जाएंगी? 2 कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। और यह प्रक्रिया बेटा किसमें होती है? तो यह प्रक्रिया होती है समसूत्री विभाजन में। यह प्रक्रिया किसमें होती है? यह प्रक्रिया समसूत्री विभाजन में होती है। ठीक है, देखो यहां पर क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है, ये 2n लिखा है। ठीक है, और कोशिका विभाजित हुई तो क्या बना? 2n बना। अब यहां पर जब कोशिका विभाजित होगी तो कितने कोशिका बन गई? 1 और ये 2। तो एक कोशिका से, अभी ये कितनी कोशिका थी? एक कोशिका थी ना, एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बन गई? एक ये बन गई और एक ये बन गई, 2 कोशिकाओं का निर्माण हुआ। तो एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण तो होता है, लेकिन इसके अंदर जो गुणसूत्र की संख्या है, इसके अंदर जो गुणसूत्र की संख्या कितना लिखा है? 2n। तो वही गुणसूत्र की संख्या आगे भी रहेगी, मतलब कि समान रहेगी, यहां पर भी 2n होगा और इस कोशिका में भी क्या होगा? 2n ही होगा। तो कोशिका जरूर अपनी संख्या में वृद्धि करेंगी, जहां कोशिका 1 थी उसकी संख्या बढ़ करके 1 से 2 हो जाएगी, लेकिन उसके अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या है वो गुणसूत्रों की संख्या समान रहेगी, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या? हम पढ़ रहे हैं समसूत्री विभाजन। तो जब भी हम समसूत्री विभाजन की बात करेंगे तो वहां पर विभाजन तो होगा, लेकिन विभाजन किसका होगा? कोशिका का विभाजन होगा। ये जो एक कोशिका है इसको तोड़ करके कितनी कोशिकाएं बना दी जाएंगी? 2। लेकिन इसके अंदर जो गुणसूत्र है वो गुणसूत्र अगर 2n है तो वह आगे चल करके भी दोनों कोशिकाओं में क्या रहेगा? समान रहेगा, और इस प्रकार के विभाजन को क्या कहेंगे? समसूत्री विभाजन कहेंगे। तो समसूत्री विभाजन में प्रत्येक कोशिका, जिसे एक मात्र कोशिका मतलब मदर सेल, मात्र कोशिका भी कहते हैं, विभाजित होकर के कितनी बेटा? विभाजित होकर के
दो समरूप संतति कोशिका बनाती हैं। समरूप का मतलब हो गया बेटा एकदम समान। समरूप का मतलब क्या हो गया? एकदम समान। और यह जो संतति कोशिकाएं हैं, यह संतति कोशिकाओं में ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यह जो संतति कोशिकाएं हैं, इन संतति कोशिकाओं में जो गुणसूत्रों की संख्या है, जो क्या है, जो गुणसूत्रों की संख्या है, वो गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के क्या होगी? मात्र कोशिका के समान होगी। ठीक है, इस समसूत्री विभाजन में बेटा जो गुणसूत्रों की संख्या है वह मात्र कोशिका की संख्या के क्या होगी? समान होगी। ठीक है, और यह कहां होगा? तो यह जीवों में वृद्धि, यह जीवों में वृद्धि एवं ऊतकों के मरम्मत में सहायता करती है। जो समसूत्री विभाजन है, ये जो समसूत्री विभाजन है, ये क्या करेगा? यह ऊतकों में मरम्मत और जीवों में वृद्धि के लिए मदद करेगा। आज से 10 साल पहले आपका शरीर बहुत ही छोटा था, लेकिन आज से 10 साल बाद इस अवस्था में जब आप हैं तो आपका शरीर कि क्या हुआ? आकार में वृद्धि किया, क्योंकि उसमें क्या हुआ? उसमें समसूत्री विभाजन हुआ है। और आज से आगे आने वाले 10 साल बाद भी आपका शरीर में क्या होगा? परिवर्तन होगा। वो किसकी वजह से होगा? आपके शरीर में समय समय पर होने वाले परिवर्तन या बदलाव किसकी वजह से होते हैं? समसूत्री विभाजन की वजह से होते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि जितना भी मैं आपको समझा रहा हूं, अब मैं हर एक क्लास में आपके लिए लिखित विधिवत रूप से नोट्स लेकर के आऊंगा। जितना भी मैंने आपको समझाया है वह सारा का सारा यहां पर लिखा हुआ है कि समसूत्री कोशिका विभाजन क्या होता है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई कोशिका विभाजित करेगी तो उसमें दो काम होंगे। सबसे पहले केंद्रक विभाजन होगा और उसके बाद क्या होगा बेटा? उसके बाद कोशिका द्रव्य विभाजन होगा। पहले केंद्रक विभाजन होगा, उसके बाद कोशिका द्रव्य विभाजन होगा। और यह किसमें होती है बेटा? जीवधारियों की वृद्धि के लिए होगा। किसमें? बहुकोशिकीय जीवधारियों में होगा। ठीक है, इसके बाद क्या है? कोशिका वृद्धि के फलस्वरूप जो केंद्रक है और जो कोशिका द्रव्य है, इनके बीच का जो अनुपात है वह क्या हो जाता है? अव्यवस्थित हो जाता है। यह क्या लिखा है? यह बेटा इसलिए लिखा है, इसका मतलब यह है कि यह कोशिका विभाजन आखिर हो क्यों रहा है। ठीक है ना, एक मन में सवाल आता होगा ना कि यह कोशिका विभाजन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? वो तो हम आपको यहां पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं, लेकिन ये क्यों हो रहा है? तो इसके पहले वाली क्लासेस में जब हमने पढ़ा था तो वहां पर देखा था क्या होता है? केंद्रक होता है और कोशिका द्रव्य होता है। कोशिका द्रव्य क्या है? कोशिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहते हैं, और उसी कोशिका द्रव्य में क्या पाया जाता है? केंद्रक। ठीक है, तो जब केंद्रक और कोशिका द्रव्य के जो बीच का जो अनुपात है वह क्या हो जाता है? अव्यवस्थित हो जाता है। क्यों? क्योंकि कोशिका आकार में क्या कर रही है? वृद्धि कर रही है। आप खा पी रहे हो तो आपके खाने पीने से क्या हो रहा है? आपकी कोशिकाओं के आकार में वृद्धि हो रही है। तो कोशिका द्रव्य तो बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन केंद्रक का आकार नहीं बढ़ रहा है। परिणाम स्वरूप क्या होगा? परिणाम स्वरूप इस केंद्रक और कोशिका द्रव्य में क्या हो जाएगा? इसके अनुपात में अव्यवस्थितता आ जाएगी, जिसकी वजह से फिर क्या होगा? इसलिए आवश्यक हो जाता है कि जो कोशिका है वह विभाजित होकर के केंद्रक और कोशिका द्रव्य का जो अनुपात है उसको बनाए रखे। ठीक है, इसलिए फिर क्या होता है? कोशिका विभाजित होती है। तो यह यहां पर यह है कि आखिर कोशिका विभाजन क्यों, आखिर कोशिका विभाजन क्यों हो रहा है? क्या जरूरत है कोशिका विभाजन की? ठीक है ना, तो कोशिका विभाजन क्यों होता है? क्योंकि केंद्रक और कोशिका द्रव्य के जो बीच का जो अनुपात है, यह अनुपात क्या हो जाता है? यह अनुपात अव्यवस्थित हो जाता है, जिसकी वजह से कोशिका विभाजन जरूरी होता है। अब अगर हम बात करेंगे तो बेटा जो समसूत्री विभाजन है यह किसमें होता है? तो यह केवल द्विगुणित कोशिकाओं में होता है। किसमें होता है बेटा? द्विगुणित कोशिकाएं। अब ये द्विगुणित कोशिकाएं क्या होती है? तो हमने आपको एग्जाम्पल में दिखाया था, हमने आपको एग्जाम्पल में बताया था कि द्विगुणित कोशिकाएं क्या है? जिसमें 2n हो। क्या हो? 2n। ये जो 2n है यह द्विगुणित कोशिकाएं होती हैं। तो समसूत्री विभाजन कहां होता है बेटा? द्विगुणित कोशिकाओं में होता है। जबकि कुछ निम्न श्रेणी के जो पेड़ पौधे होते हैं या फिर जो सामाजिक कीट होते हैं, जो निम्न श्रेणी के होते हैं, उसमें अगुणित कोशिकाओं में भी समसूत्री विभाजन या फिर सूत्री विभाजन देखने को मिलता है या सूत्री विभाजन पाया जाता है। हमने आपको बताया था कि यह जो सूत्री विभाजन है जिसमें क्या हो रहा है? जिसमें केंद्रक का विभाजन हो रहा है। यह केंद्रक का विभाजन कितनी उप अवस्थाओं में होगा? 4 उप अवस्थाओं में होगा, जैसे कि पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। और सबसे बाद में क्या होगा? सबसे बाद में होगा कोशिका द्रव्य विभाजन होगा। सबसे बाद में क्या होगा? कोशिका द्रव्य विभाजन होगा। ठीक है, तो कोशिका द्रव्य विभाजन बाद में होगा। पहले क्या हो रहा है? कोशिका द्रव्य विभाजन के पहले क्या हो रहा है? अगर ध्यान से देखो तो कोशिका द्रव्य विभाजन के पहले
क्या हो रहा है, केंद्रक विभाजन हो रहा है। तो पहले केंद्रक विभाजन होगा और फिर इस केंद्रक विभाजन के बाद क्या होगा, इस केंद्रक विभाजन के बाद में क्या होगा, कोशिका द्रव्य विभाजन होगा। केंद्रक विभाजन होगा तो परिणाम स्वरूप ये 4 अवस्थाएं आएंगी, चाहे फिर वो पूर्वावस्था हो या मध्यावस्था हो या पश्चावस्था हो या फिर अंत्यावस्था हो। इस 4 प्रकार की यहां पर अवस्थाएं आएंगी, उप अवस्थाएं आएंगी, जिसके बाद अंतिम में क्या होगा, कोशिका द्रव्य विभाजन होगा। और जिसके परिणाम स्वरूप, इसी कोशिका विभाजन के परिणाम स्वरूप, केंद्रक कोशिका द्रव्य विभाजन के परिणाम स्वरूप एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बन जाएंगी, 2 कोशिकाएं बन जाएंगी। और अगर हम इन चारों उप अवस्थाओं के बारे में देखें कि पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था, जैसे कि मैंने आपको बताया था, देखो यही चित्र मैंने आपको दिखाया था ना। और अगर मैं आपसे पूछूं तो बताइए ये सारी की सारी जो कोशिका विभाजन हो रहा है ये किस प्रावस्था में हो रहा है, तो आप बताएंगे किस प्रावस्था में हो रहा है। तो ये हो रहा है एम प्रावस्था में हो रहा है। किस में हो रहा है, एम प्रावस्था में हो रहा है। एम प्रावस्था में कितनी यहां पर जो है उप अवस्थाएं आ जाएंगी बेटा, तो यहां पर 4 उप अवस्थाएं आ जाएंगी। पहली ये हो गई, दूसरी ये, तीसरी ये और फिर चौथी ये। इन चारों के नाम तो बताइए, इन चारों के नाम क्या है। इसका नाम है पूर्वावस्था, इसका नाम है पूर्वावस्था, इसका नाम है मध्यावस्था और इसका नाम है पश्चावस्था और इसका नाम है बेटा क्या, अंत्यावस्था। यह 4 अवस्थाएं हैं जिसमें क्या होता है, गुणसूत्रों में कुछ परिवर्तन आते हैं और अंत्यावस्था के बाद यहां पर क्या हो जाता है, अंत्यावस्था के बाद यहां पर हो रहा है क्या, यहां पर हो रहा है कोशिका द्रव्य में विभाजन हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप एक कोशिका से कितनी कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है, 2 कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। यह पूर्वावस्था के बारे में लिखा हुआ है, यह मध्यावस्था के बारे में लिखा है, यह पश्चावस्था के बारे में लिखा है और यह अंत्यावस्था के बारे में लिखा है। यह चारों के चारों अवस्थाएं हो गई और इसके बाद बेटा यह कोशिका द्रव्य विभाजन के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें वही पॉइंट लिखे हुए हैं, वही महत्वपूर्ण बिंदु लिखे हैं जो मैंने अभी तक आपको बोला, अभी तक आपको समझाया। इसके अलावा एक भी पॉइंट यहां से अलग नहीं है। ठीक है, तो बेटा जो पिछली बार की क्लास में आपकी शिकायत थी कि सर नोट्स कैसे बनाएं, कुछ लिखा हुआ मैटर हो तो हम उसको नोट भी करते जाएं, आप उसको यहां पे आराम से स्क्रीन को रोक करके आराम से इसको स्क्रीनशॉट लेकर के उसको दोबारा से पढ़ सकते हैं, उसके नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, उसको रिवाइज कर सकते हैं, जो मर्जी है आप उसको आराम से कर सकते हैं। लेकिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जब आप इस क्लास को सुन रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ उस क्लास को सुने जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाए, आपको एकदम बहुत अच्छी तरह से समझ में आता चला जाए, जो कि मेरा आपके लिए प्रयास है। तो यह बेटा कोशिका द्रव्य विभाजन हो गया और इस तरह से हमने एक पूरे टॉपिक को समझा जो खत्म नहीं हुआ है अभी, जो क्या है, जो समसूत्री विभाजन है, मतलब कि कोशिका विभाजन का एक हिस्सा समसूत्री विभाजन। अब हम समझेंगे बेटा अर्धसूत्री विभाजन को। किसको समझेंगे, अर्धसूत्री विभाजन को समझेंगे। अब हम बेटा क्या पढ़ेंगे, तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अर्धसूत्री विभाजन। ठीक, मैंने आपको बताया था कि अर्धसूत्री विभाजन में एक शब्द आता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, अर्धसूत्री में जो शब्द आ रहा है जिसका मतलब है अर्ध और अर्ध का मतलब है आधा और आधे का मतलब आप समझ गए होंगे, यहां पर कोशिकाओं की संख्या आधी नहीं होती है, यहां पर गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। किसकी संख्या आधी होती है, गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, जबकि कोशिकाओं की संख्या डबल का डबल मतलब 4 गुनी हो जाती है। मतलब कि अगर हम अर्धसूत्री विभाजन की बात करेंगे तो जो एक कोशिका है, इस एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनेंगी, 4। तो यह एक कोशिकाओं से 4 कोशिका किस तरह से बनेगी, एक कोशिका से 4 कैसे बनेंगी, सबसे पहले बनेंगी 1 से 2 कोशिकाएं। भाई 1 से कितने बनेंगी, 2, और फिर 2 से कितनी बन जाएंगी, 4। मतलब कि अगर यहां पर कोई कोशिका है जो जिसके अंदर गुणसूत्र क्या है, 2n है ना, मतलब ये द्विगुणित कोशिका है। कैसी है, द्विगुणित कोशिका है। और जब इसमें विभाजन होगा, तो जब इसमें पहला विभाजन होगा तो यहीं पर गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी। तो आप समझेंगे कि जब आप लोग पढ़ेंगे अर्धसूत्री प्रथम,
तो अर्धसूत्री प्रथम में ही जो कोशिका की संख्या है वो क्या हो जाएगी, आधी रह जाएगी। मतलब यहां पर क्या होगा, मतलब यहां पर अब जो दो कोशिकाएं बनेंगी वो द्विगुणित ना होकर के कैसी हो जाएंगी, सिंगल सिंगल एन की हो जाएंगी। और अब इसके बाद फिर से जब कोशिका विभाजन होगा जो कि द्वितीय होगा, कौन सा होगा, यह द्वितीय जब कोशिका विभाजन होगा तो फिर से यहां पर एन एन करके 4 कोशिकाएं बन जाएंगी। कितनी अब ये हो गई बेटा, कितनी हो गई ये, 4। ठीक है, कितनी हो गई ये, 4 हो गई ना, 1 2 3 4। तो इस तरह से यहां पर अर्धसूत्री विभाजन में बेटा कितनी कोशिकाएं बन जाती हैं, 4 कोशिका बनती हैं। कितने से, 1 से। और सारी की सारी कैसी होंगी, अपने गुणसूत्रों की संख्या में आधी हो जाएंगी। और वो भी आधी कब होंगी, वो आधी होंगी जब हम बात करेंगे किसकी, जब हम बात करेंगे अर्धसूत्री फर्स्ट की। मतलब क्या है, मतलब बेटा ये है कि यहां पर जो अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, यह अर्धसूत्री विभाजन कितने प्रकार से होगा, 2 प्रकार से होगा। कितने प्रकार से होगा, 2 प्रकार से, अर्धसूत्री प्रथम और अर्धसूत्री द्वितीय। ठीक है, तो अर्धसूत्री प्रथम और द्वितीय में क्या अंतर है, कोई बहुत खास अंतर नहीं है। बस जब अर्धसूत्री प्रथम होगा तो 1 से 2 कोशिकाएं बनेंगी, अर्धसूत्री द्वितीय होगा तो 2 से 4 कोशिकाएं बनेंगी। लेकिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है अर्धसूत्री प्रथम, क्यों, क्योंकि अर्धसूत्री प्रथम में ही जो कोशिकाओं की संख्या है वो 1/2 हो जाती है। 1/2 का मतलब क्या है, अच्छा दिख नहीं रहा है, 1/2 का मतलब क्या है, 1/2 का मतलब क्या है, मतलब आधी हो जाएगी। किसी भी कोशिका का जो गुणसूत्र है वो गुणसूत्र क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। जैसे कि हमने देखा यहां पर कि यहां पर क्या है, 2n है, मतलब द्विगुणित है वो, और द्विगुणित है तो जब पहला कोशिका विभाजन हुआ तो कोशिका का जो गुणसूत्र है वो क्या हो गया, सिर्फ यहां पर n बचा। ठीक है ना, मतलब जब हम 2n में क्या कर देंगे, 1/2 कर देंगे तो यहां पर सिर्फ n बचेगा। और जब फिर से जब अर्धसूत्री द्वितीय होगा तो फिर से चारों के चारों प्रवस्थाएं उपावस्थाएं आ जाएंगी, चाहे वो पूर्वावस्था हो, चाहे मध्यावस्था हो, पश्चावस्था हो या फिर अंत्यावस्था हो। यही तो चारों हम लोगों ने पढ़ी अभी समसूत्री विभाजन में। तो जो जो समसूत्री विभाजन में पढ़ा है ठीक उसी प्रकार से अर्धसूत्री विभाजन में भी होगा, लेकिन समसूत्री विभाजन सिर्फ एक बार होगा, जबकि अर्धसूत्री विभाजन कितनी बार होगा मेरे बच्चों, 2 बार होगा। अर्धसूत्री प्रथम, अर्धसूत्री द्वितीय। ठीक है, अब परिवर्तन उनके नाम में नहीं है। जब अर्धसूत्री प्रथम पढ़ेंगे तो पूर्वावस्था प्रथम, मध्यावस्था प्रथम, पश्चावस्था प्रथम और अंत्यावस्था प्रथम। इसी प्रकार जब अर्धसूत्री द्वितीय पढ़ेंगे तो बस पूर्वावस्था तो सेम है, यहां पर क्या आ गया, द्वितीय, मध्यावस्था द्वितीय, पश्चावस्था द्वितीय, अंत्यावस्था द्वितीय। ठीक, तो खाली प्रथम और द्वितीय में अंतर आना है, फर्स्ट और सेकंड में अंतर आना है। बाकी इसके पहले हमने आपको स्लाइड में जो जो लिखा था पूर्वावस्था के बारे में, मध्यावस्था के बारे में, ठीक है, और पश्चावस्था या अंत्यावस्था के बारे में सेम वही लिखना है, सेम वही चीजें होंगी। बस खाली अंतर आएगा तो कहां पर, अंतर आएगा तो पूर्वावस्था प्रथम में, अंतर आएगा तो पूर्वावस्था प्रथम में आएगा। और इस पूर्वावस्था प्रथम में क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अर्धसूत्री प्रथम में जो गुणसूत्रों की संख्या है वो आधी होती है, तो आधी किस में होगी, वो पूर्वावस्था प्रथम में होगी। इसका मतलब जो पूर्वावस्था प्रथम है यह एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। यह क्या है, एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है जो आगे चल करके खुद पांच उप प्रक्रियाओं में विभाजित होती है। मतलब अर्धसूत्री प्रथम में पूर्वावस्था जो प्रथम है वो आगे चल करके 5 उप प्रक्रियाओं में विभाजित होगी, जिसमें क्या होगा, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी। बाकी सारी की सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो उसी प्रकार से चलेंगी। ठीक, सबसे महत्वपूर्ण बात जो यहां पर लिखी हुई है कि जो अर्धसूत्री विभाजन है वो होता किसमें है। जैसे हमने आपको बताया कि आज से 10 साल पहले आप छोटे थे, आपका शरीर छोटा था, अब आपके शरीर में परिवर्तन आया। तो वो परिवर्तन क्यों आया बेटा, समसूत्री विभाजन की वजह से। ठीक है ना, मतलब हमारे शरीर के अंदर जो होने वाला कोशिका विभाजन है जिसकी वजह से हमारे शरीर के आकार में परिवर्तन आ रहा है वो है समसूत्री विभाजन, मतलब कि माइटोसिस। ठीक है, लेकिन फिर ये अर्धसूत्री विभाजन जिसको मियोसिस कहते हैं इंग्लिश में, ये क्यों होता है और कहां पर होता है। तो बेटा जब लैंगिक जनन की बात करते हैं, ठीक है ना, जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, लैंगिक जनन की बात करते हैं, तो लैंगिक अंगों में यह विभाजन होता है जिससे कि जो गुणसूत्र हैं, जो गुणसूत्रों की संख्या है वो क्या हो जाए, आधी हो जाए। ठीक है, तो वही चीज यहां पर लिखी हुई है कि जंतुओं और पौधों में जब हम प्रजनन अंगों की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा, जब हम प्रजनन अंगों की बात करेंगे,
प्रजनन अंग मतलब कि बेटा जनन अंग, ठीक है। तो प्रजनन अंगों की बात करेंगे या फिर ऊतकों की बात करेंगे तो वहां पर एक विशेष कोशिकाएं विभाजित होकर के क्या बनाती हैं बेटा, युग्मक बनाती हैं। क्या बनाती हैं, युग्मक। कहां बात कर रहे हैं, प्रजनन अंगों की। लैंगिक अंगों की जब हम बात करेंगे तो वहां पर क्या बनते हैं बेटा, युग्मक का निर्माण होता है, ठीक है। और जब युग्मक बन जाएंगे तो निषेचन की प्रक्रिया के पश्चात संतति का निर्माण होगा। अब ये निषेचन क्या होता है आप सोच रहे होंगे, फिर ये संतति क्या होती है। तो संतति का मतलब हो गया अपने ही जैसे बच्चों का निर्माण होना, ठीक है ना, मतलब माता पिता से उनके बच्चों का निर्माण होना, ठीक है। तो माता में गुणसूत्रों की संख्या 46, पिता में गुणसूत्र की संख्या 46, ठीक है। और उनके प्रजनन अंगों में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। समझो उनके प्रजनन अंग में क्या होगा, जो है अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो पिता में गुणसूत्र की संख्या कितनी थी, 46, लेकिन इनके प्रजनन अंगों पे, जो इनके प्रजनन अंग है वहां पर क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन। तो जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो अब संख्या कितनी हो गई गुणसूत्रों की, 23। ये क्या है बेटा, ये गुणसूत्रों की संख्या है। क्या है ये, गुणसूत्रों की संख्या। पहले कितनी थी, 46, अब कितनी हो गई, 23। इसी प्रकार से माता में गुणसूत्रों की संख्या कितनी थी, 46। अब जब अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा तो कितनी हो गई, 23, ठीक। और जब नए बेबी का निर्माण होना होगा, जब नए बच्चे का निर्माण होना होगा तो यह 23 और यह 23 दोनों मिल गए, यह 23 और 23 दोनों मिल गए और मिलकर के कितना बना लिया, 46। और क्या बन गया, एक नया बेबी का निर्माण हो गया। तो जब एक नए बेबी का निर्माण होना होगा तो माता से 23 गुणसूत्र, पिता से 23 गुणसूत्र आकर के मिल जाते हैं, ठीक है। और आने वाले बच्चे में कितने गुणसूत्र आ जाते हैं, 46 आ जाते हैं। तो यह 23 गुणसूत्र या गुणसूत्रों की आधी संख्या क्यों होती है, अर्धसूत्री विभाजन की वजह से होती है, जिससे आने वाली संतान में, आने वाली संतति में क्या हो सके, गुणसूत्र की संख्या एक बराबर या नियमित हो सके, जिससे वह बच्चा आगे चल करके सर्वाइव कर पाए, ठीक है। तो प्रजनन अंगों में यह अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। नई कोशिकाओं में मात्र कोशिकाओं की तुलना की क्या होती है बेटा, गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, ठीक है, ठीक है। ये देखो, यह चित्र है किसका, अर्धसूत्री विभाजन का, जिसमें हमने देखा कि यह क्या है, एक कोशिका है। देखो यह एक कोशिका है, ठीक है। और फिर इस एक कोशिका में क्या हुआ, यहां पर गुणसूत्र अलग अलग हैं, ठीक है। ये गुणसूत्र अलग अलग है ना। अब ये मान लो ये दो किसके हैं, ये पापा के हैं, और ये दो किसके हैं, ये मम्मी के हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें जब एस अवस्था आएगी, हमने आपको बताया था कोशिका चक्र में G1 प्रावस्था, एस प्रावस्था, G2 प्रावस्था और M प्रावस्था। तो जो एस प्रावस्था होगी उसमें क्या हो जाएगा, ये गुणसूत्र देखो डबल हो गए। देखो यहां पर एक था, यहां पर दो हो गए। जो ये वाला एक है ये भी देखो दो हो गया, हो गया। अब ये वाला जो एक है देखो ये भी दो हो गया, और ये वाला जो एक बचा ये भी क्या हो गया। तो यहां पर गुणसूत्रों की संख्या क्या हो गई, डबल हो गई। अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर होगा अर्धसूत्री प्रथम, क्या हो गया, अर्धसूत्री और प्रथम हो गया। अब यहां पर देखो माता के गुणसूत्र और पिता के गुणसूत्र आपस में एक दूसरे से मिल गए, ठीक है। माता के गुणसूत्र और पिता के गुणसूत्र ठीक। तो इस तरह से माता के गुणसूत्र और पिता के गुणसूत्र आपस में मिल गए, कब, अर्धसूत्री प्रथम में। और यहां पर होगा अर्धसूत्री द्वितीय, और जब अर्धसूत्री द्वितीय होगा तो फिर इससे एक से दो और फिर इससे भी एक से दो कोशिकाओं का, मतलब यहां पर ये कैसी थी, यहां पर ये थी 2n और यहां पर भी क्या कितनी रही, 2n। लेकिन जब अर्धसूत्री प्रथम हुआ तो ये क्या हो गया, n हो गया, ठीक है। यहां पर द्विगुणित थी, यहां पर कितना हो गया, n हो गया। और यहां पर जब चार कोशिकाएं बनी तो चारों कैसी हो गई, चारों कैसी हो गई, एन एन करके चार कोशिकाओं का निर्माण हो गया। तो बेटा एक कोशिका से कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है, चार कोशिकाओं का निर्माण होता है। किसमें, अर्धसूत्री विभाजन में। और अर्धसूत्री विभाजन कहां पर होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन जो है वो लैंगिक अंगों में होता है, प्रजनन अंगों में होता है, जिससे कि आने वाली संतान में, आने वाली संतति में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो सके, बराबर हो सके।
तो किसमें होगा? लैंगिक अंगों में होगा, प्रजनन अंगों में अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन दो प्रकार से होगा, अर्धसूत्री प्रथम, अर्धसूत्री द्वितीय। अब अर्धसूत्री जो प्रथम है, इस अर्धसूत्री जो प्रथम है, उस अर्धसूत्री प्रथम में 4 अवस्थाएं, और जो पहली पूर्वावस्था है, जो पहली पूर्वावस्था है वो देखो, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। इसी प्रकार से फिर पूर्वावस्था द्वितीय 2 कोशिकाएं बन गई, मध्यावस्था द्वितीय 2 कोशिकाएं बन गई, पश्चावस्था द्वितीय 2, और फिर अंत्यावस्था में 1 2 3 4 कोशिकाओं का निर्माण हो गया। तो इस तरह से क्या होता है? इस तरह से एक कोशिका से, जो कि द्विगुणित है, 2n है, और जब यहां पर प्रथम बार विभाजन होगा तो इससे n करके 2 कोशिकाओं का निर्माण होगा, n करके 2 कोशिकाओं का निर्माण होगा। और फिर जब यहां पर द्वितीय विभाजन, अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन होगा, ठीक है ना। देखो इसको और ज्यादा अच्छे से कैसे देखते हैं। अभी ये एक कोशिका है और यहां पर कौन सा विभाजन हुआ? अर्धसूत्री प्रथम, ठीक। तो यहां पर कौन सा विभाजन हुआ था? प्रथम, फर्स्ट, ठीक। और एक से कितनी कोशिकाओं का निर्माण हुआ? 2 कोशिकाओं का निर्माण हुआ ना। ठीक है, चलो जाने दो। तो और ये क्या बना? ये बन गया n और ये n, ठीक। ये n और n हो गया। यहां पर क्या था? पहले 2n था, और जैसे ही फर्स्ट वाला हुआ, अर्धसूत्री प्रथम हुआ, यहां पर क्या हुआ? अर्धसूत्री प्रथम। तो यहां पर तुरंत कोशिकाएं क्या हो गई? कोशिकाएं डबल हो गई, लेकिन इसके अंदर जो गुणसूत्र था वो क्या हो गया? आधा हो गया। अब यहां पर क्या होगा? नीचे क्या होगा? अर्धसूत्री द्वितीय होगा। क्या होगा? अर्धसूत्री द्वितीय होगा। और इस तरह से कितनी कोशिकाएं बन गई? n करके 4 कोशिकाओं का निर्माण हो गया। n करके बेटा 4 कोशिकाओं का निर्माण हो गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्या कि जो पूर्वावस्था है, जो पूर्वावस्था है, ये देखो, ये है पूर्वावस्था किसकी? अर्धसूत्री विभाजन की। किसकी है ये? अर्धसूत्री विभाजन की। अर्धसूत्री विभाजन की क्या है? ये पूर्वावस्था है। तो अर्धसूत्री विभाजन, जो कि अभी हमने आपको बताया, सारा यहां लिखा हुआ है। इस अर्धसूत्री विभाजन में जो पूर्वावस्था है, और पूर्वावस्था वो भी कौन सी? पूर्वावस्था प्रथम। कौन सी? पूर्वावस्था प्रथम। ये जो पूर्वावस्था प्रथम है, ये एक बहुत बड़ी जो है, कई सारी प्रक्रियाओं में विभाजित होती है। कौन कौन सी? 5 प्रक्रियाओं में विभाजित होती है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस करके जो 5 उपावस्थाएं होती हैं। 5 क्या है बेटा? ये 5 उपावस्थाएं हैं। इन 5 उपावस्थाओं में पूर्वावस्था प्रथम किसकी? अर्धसूत्री विभाजन की। और अर्धसूत्री विभाजन भी यहां पर कौन आएगा? प्रथम ही आएगा, तभी तो पूर्वावस्था प्रथम आएगा। तो अर्धसूत्री विभाजन की जो फर्स्ट स्टेज होती है, उसकी पूर्वावस्था फर्स्ट स्टेज में यह 5 क्या होती हैं? उपावस्थाएं होती हैं। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। तो ये सारी उपावस्थाएं होंगी, और इसमें क्या होगा? यहां पर कोशिकाओं की संख्या आधी हो जाएगी। और फिर इसी प्रकार से पूर्वावस्था के बाद फिर मध्यावस्था प्रथम, फिर पश्चावस्था प्रथम, फिर अंत्यावस्था प्रथम, और फिर अर्धसूत्री द्वितीय, फिर पूर्वावस्था द्वितीय, मध्यावस्था द्वितीय, पश्चावस्था द्वितीय और अंत्यावस्था द्वितीय, और फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होकर के एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। एक कोशिका से बेटा 4 कोशिकाओं का निर्माण होगा। किसमें? अर्धसूत्री विभाजन में। ठीक है बेटा, तो ठीक है। तो इस तरह से ये बेटा यहां पर टॉपिक भी कंप्लीट हो रहा है और चैप्टर भी कंप्लीट हो रहा है। ठीक है। इस पहले आपकी 9th क्लास में जो जीव विज्ञान का चैप्टर है, जीवन की मौलिक इकाई, उसका पहला चैप्टर का ये आखिरी टॉपिक था, जो कि हमने आपको बहुत डिटेल में बताया है। ठीक है, मुझे पता है कि आपकी किताब में ये नहीं दिया होगा, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा जरूरी था, इसलिए मैंने उसको इतना डिटेल में बताया।
तो उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको हर एक टॉपिक अच्छे से समझ में आया है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए। अपने दोस्तों को, जो भी आपके साथ पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उनको शेयर करिए और उनको भी ये नई नई जानकारियां देने का एक जो है सक्रिय प्रयास करिए। ठीक है, तो अब बेटा जो नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा आपका, उस नेक्स्ट लेक्चर में सारे के सारे पहले चैप्टर के एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन को लेकर के आएंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम लोगों ने सारे के सारे टॉपिक्स को पढ़ लिया। अब क्या करेंगे, अब ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है, अगला चैप्टर आना है। लेकिन अगला चैप्टर आने से पहले इस पहले चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चनों को लेकर के आएंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आप लोग सारे के सारे लेक्चर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और अगली क्लास में हम लोग सारे के सारे नए टॉपिक्स